नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश की। उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल की खास पहल पर जिले भर में 9 से 22 मार्च तक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 9 मार्च को मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर अभियान का शुभारंभ किया। इस शिविर में एनीमिया, किडनी रोग, लीवर रोग जैसे कई रोगों की निःशुल्क जांच की जाएगी। जांच के बाद अगर किसी व्यक्ति में रोग के लक्षण पाए जाते हैं तो उसका समुचित उपचार भी किया जाएगा। आपको बता दें कि शिविर में मेडिकल कॉलेज में 400, जिला अस्पताल में 300, सिविल अस्पतालों में 200 और शेष अस्पतालों में रोजाना 100 व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल टीम भी रोज 2 ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर निःशुल्क जांच करेगी। अगले क्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक के और बल्कि उसके नीचे के गांवों में भी मोबाइल यूनिट जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारा अमला बैठेगा और सैंपलिंग होगी, ब्लड सैंपल लिए जाएंगे और जितने भी प्रकार की जांचें हो सकती हैं, जिसके लिए आमतौर पे व्यक्ति को 1400 से 1500 रुपये खर्च करना पड़ता है, तब हर प्रकार की जांच की रिपोर्ट आती है। वो सारी जांचें निःशुल्क होंगी और ये पता लगाया जाएगा कि यदि किसी को कोई बीमारी है तो उसका इलाज वहाँ डॉक्टर स्वास्थ्य का जो अमला है वो उसको क्या इलाज हो सकता है वो सलाह देगा। तो कुल मिला के अभी आप ये मानिए कि 1 लाख लोगों की स्क्रीनिंग करेंगे, फिर इसको और बढ़ाएंगे। रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल परिसर में लगे 100 फीट के तिरंगे का उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा, देश में मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रभक्ति का जो ज्वार पैदा हुआ है, आम आदमी अपने देश के प्रति, अपने ध्वज के प्रति जो सम्मान और अपनी एक अहम भूमिका निभाने का जो जज्बा पैदा हुआ है, उसी कड़ी में हर संस्थान को लगता है हमारे यहाँ 100 फीट का तिरंगा लहराए। मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रभक्ति का एक जो ज्वार पैदा हुआ है आम आदमी में, अपने देश के प्रति, अपने ध्वज के प्रति जो सम्मान और जो एक अपनी अपनी भूमिका निभाने का जो जज्बा आम नागरिक में जो पैदा हुआ है, उसी कड़ी में हर संस्थान को भी ये लगता है कि हमारे यहाँ 100 फीट का तिरंगा लहराए, जिससे कि जब हम अपने कार्य में आएँ तो हमें देश के प्रति, अपने ध्वज के प्रति एक सम्मान और जिम्मेदारी का भाव जागृत हो। उसी कड़ी में आज जीएमएच के इस परिसर में जो एक बहुत सुंदर यहाँ पर बगीचा पिछले दिनों ही बन के तैयार हुआ है, वहाँ पर ये झंडे का आज अनावरण करते हुए हम सारे लोगों को बहुत प्रसन्नता है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी अभी से जुट गई है। आज खंडवा में लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा पहुंचे। डिप्टी सीएम देवड़ा ने कहा, एक ही मंथन हुआ है, एमपी की सभी सीटों पर चुनाव जीतना है। जी हां, सभी 29 सीटों पर बीजेपी को चुनाव जीतना है। देश में 400 पार, अब की बार फिर से मोदी सरकार का संकल्प जनता ने लिया है। भोपाल जाते हैं, भोपाल से जब क्षेत्र में जाते हैं या कहीं प्रदेश के दौरे पर जाते हैं, तो मैं देखता हूं कई बार और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले कांग्रेस नेताओं का देवास में पुतला फूंका गया। कांग्रेस का साथ छोड़ने से गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुरेश पचौरी, विशाल पटेल, संजय शुक्ला सहित बीजेपी में गए अन्य नेताओं का पुतला फूंका। जमकर यहां पर नारेबाजी की गई। पूर्व प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष शौकत हुसैन ने बीजेपी में गए इन सभी नेताओं को गद्दार बताया और कहा कि वो लोग हैं जो कांग्रेस के अनेक पदों पर रहने के बावजूद कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में डर और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्वालियर में
कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण में जातिगत जनगणना का राग अलापा। इसे लेकर बीजेपी ने देश वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देने का टूल करार दिया था, लेकिन अब बीजेपी विधायक खुद ही पार्टी स्तर पर जाति जनगणना कराने की मांग करने लगे हैं। इस पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में जो दबंग नेता हैं वो अपनी बात रख पाते हैं, बाकी सब डरे हुए हैं। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने कहा, मैं ओबीसी समाज से आता हूं, मैं ओबीसी फैन हूं और मैं मानता हूं जातिगत जनगणना का पूर्ण समर्थन करता हूं। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इस पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह से डरे हुए हैं। मामले में बीजेपी सांसद विवेक शेजवलकर पार्टी का बचाव करते हुए नजर आए। उनका कहना था कि ये पार्टी का नीतिगत निर्णय है। देखिए, जो केंद्र की नीति तय होगी, हमारी पार्टी जो नीति तय करेगी वो होगा, और मेरा पूरा भरोसा है कि सभी बातों पर विचार कर सरकार को निर्णय लेगी, पार्टी इसको निर्णय लेगी। लेकिन राहुल गांधी का समर्थन करते हुए नजर आते हैं आपके बीजेपी विधायक राहुल गांधी लगातार हर सभा में अपने बोल रहे हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में कि जातिगत जनगणना जब भी कांग्रेसी सरकार बनेगी करेगी, तो अब बीजेपी विधायक भी उनको समर्थन कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं इसे? देखिए, बिहार में भी जहाँ ये बात शुरू हुई है वहाँ पर भी बिहार के भाजपा के लोग इसके पक्ष में थे। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय मुद्दा है और इस राष्ट्रीय मुद्दे पर सरकार उचित समय पर सही फैसला लेगी। मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि जातिगत जनगणना जो है वो एक प्रकार का सोसाइटी का सोशियो इकोनॉमी जो स्थिति होती है उसका एक्सरे है। उसके बाद पता चलेगा। और जबकि राहुल गांधी जी ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो अग्रणी जाति हैं उनमें भी यदि आर्थिक रूप से यदि कोई भाग पीछा है तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। और जहां तक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक का सवाल है, इसका मतलब ये है कि दबी जुबान से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी राहुल गांधी जी का बात का समर्थन कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर देश की मांग है, अगर लोगों की मांग है, जनता की मांग है, तो होना चाहिए। इसमें कोई थोड़ी है, लेकिन नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल से शुरू किया है ये चीज। आपको देखा होगा कि हिमाचल में हमने लागू की है अभी। अब वो क्या है, हमने एक पॉइंट ऐसा दिया है कि इसको हमने रेशर किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और अगर हम सत्य सही बैठा तो पूरे देश में लाना चाहिए इस चीज को। आप ओबीसी के हित की बात करने वाले नेता हमेशा से रहे हैं। ओबीसी का तो मैं है ही हूँ, ओबीसी फैन हूँ, मैं ओबीसी नेता हूँ। भाजपा के मंच पे कहीं रखेंगे ये बात? मैं देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब भी मीटिंग होती है, जब भी बात चलती है, तो अपन तो एक भारतीय जनता पार्टी को एक अपनी तरफ से ओबीसी के, मैं अगर वास्तव में ही जन नेता हूँ ओबीसी का, तो मैं ओबीसी की बात रखता हूँ। शब्द हमने क्यों जोड़ा, मैं अगले 5-7 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ। आप में से अगर मैं सवाल पूछूं तो यहाँ पे कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि हिंदुस्तान में पिछड़ों की कितनी आबादी है? 85। आप पिछड़े हो, पिछड़े वर्ग के हो, आप पिछड़े वर्ग के हो। आपका नाम क्या है? कुशवाहा जी, ऊपर आ जाओ। कुशवाहा जी, ऊपर आ जाओ। आप यादव जी, आप भी आ जाओ। अरे आगे करो। हाँ, यहाँ खड़े हो जाओ। राजधानी भोपाल में एक हादसे पर काबू पाते वक्त दूसरा हादसा हो गया। वल्लभ भवन में आग बुझाते समय कोलार फायर ब्रिगेड प्रभारी पंकज खरे घायल हो गए। फायर सेफ्टी एक्सपर्ट पंकज खरे के हाथ में चोट आई है। बताया जा रहा है भोपाल मंत्रालय भवन में 4थी मंजिल पर आग लग गई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो गए। सूचना पर आसपास के फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। सीएम मोहन यादव ने भी मामले में जल्द जांच के आदेश दिए हैं। चुनाव से कुछ दिन पहले फिर एक आग का तांडव देखने को मिल रहा है। जिस तरह विधानसभा चुनाव से पहले सतपुड़ा भवन में जो आग लगी थी, अब लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं जो वल्लभ भवन है यानी कि मंत्रालय है, वहां पर आग की लपटें देखने को मिल रही हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर जो ये आग लगी हुई है, मतलब 4थी फ्लोर पर ये आग लगी हुई है। आग की जो लपटें हैं काफ़ी तेज़ी से उठ रही हैं। इसके अलावा फायर जो फाइटर्स हैं, जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं, वो यहाँ पर आग जो बुझाने का लगातार प्रयास कर रही है। आज सुबह लगभग 10 साढ़े 10 बजे के करीब यहाँ हल्की जो आग की लपटें दिखाई दी, उसके बाद से कहीं ना कहीं हलचल मची।
ये सामने आपको दिखाता हूँ मैं, जिस तरह से जो फाइटर्स है, जो फायर ब्रिगेड है, वो यहाँ पर लगातार लगी हुई है। पानी के जो टैंकर्स हैं वो लगे हुए हैं कि यदि किसी फायर ब्रिगेड में पानी कम पड़ता है तो उन टैंकरों से उसकी पूर्ति की जाए। तो लगभग 12 से 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आग बुझाने के लिए यहाँ पर मशक्कत करती नजर आ रही हैं। बड़ी क्रेन भी यहाँ पर रखी हुई है, जिसे ऊपर तक जाकर जो है देखा जा सकता है कि कहीं कोई आग तो नहीं लग रही है। हालांकि फिलहाल धुआं इतना ज़्यादा है कि अंदर जाना काफ़ी नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरह से जो आग जो आग की लपटें जो दिखाई दे रही हैं, वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के पहले की हैं और विपक्ष को एक खड़े बैठे में एक मौका दे दिया है कि जो है सरकार पर हमला बोलने का। क्योंकि सतपुड़ा भवन में जब आग लगी थी तब विपक्ष ने काफ़ी सारे सवाल खड़े किए थे, कहीं ना कहीं अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए इस तरह की आग जानबूझकर लगाई गई है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस जो आग है इसकी भोपाल में मंत्रालय भवन में आग लगने के बाद सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। आग लगने के बाद जहां कई फाइलें जलकर राख हो गई, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आग लगने वाला बयान दिया है। वल्लभ भवन में जाने से रोकने पर नाराज धरने पर बैठे जीतू पटवारी ने बीजेपी पर हमला बोला। जीतू पटवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार 5वीं बार ये आग लगवाई है। ये सरकारी आग है, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ये आग जानबूझकर लगाई गई है। जीतू पटवारी के साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी यहां पर मौजूद थे और जमकर यहां पर बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी पर आरोप लगाया जानबूझकर अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये आग लगाई गई है। मैं भी आया, आप प्रशासन अंदर नहीं जान देगा। आप 5 घंटे लगातार हो गए, नहीं पूछ पा रही। क्यों नहीं पूछ पा रही है? भोपाल के अंदर इतना बड़ा हमला होता है प्रदेश की मैं भी आया, आप प्रशासन अंदर नहीं जानते। और राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने आज अनूपपुर का दौरा किया। इस दौरान कई स्थानीय कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। बैगाग्राम सरहा कोना में स्थानीय लोगों से संवाद भी किया। दोपहर 12:15 पर वो सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर अमरकंटक के लिए उन्होंने प्रस्थान किया और इसके बाद सर्किट हाउस में एक मीटिंग की। भारतीय खिलाड़ी वैष्णवी त्रिपाठी ने अंतर्राष्ट्रीय मॉस्को वुशु चैंपियन में इतिहास दर्ज करते हुए स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के सीधी जिले की वैष्णवी ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में शीर्ष पर रहते हुए चैंपियनशिप में रूसी खिलाड़ी को पछाड़कर जीत दर्ज की। वैष्णवी साल 2019 में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को भी शिकस्त दे चुकी हैं। इस प्रतियोगिता में 12 देश के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसको लेकर जिला पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा समेत जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने वैष्णवी त्रिपाठी को पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है, गर्व का विषय है। सीधी पुलिस के एएसआई विनोद त्रिपाठी, उनके भी कमरजीत थाना में पदस्थ हैं। उनकी पुत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वुशु चैंपियनशिप में रशिया में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में 12 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से वैष्णवी ने ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सीधी जैसे सीमित संसाधन वाले जिले में भी सेंधवा से पूर्व विधायक और कई बार सरकार में मंत्री रहे अंतर सिंह आर्या को भारतीय जनता पार्टी सरकार में राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। अंतर सिंह आर्या को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बनने पर आर्या को केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त हो गया है। इसकी सूचना मिलते ही पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों का आर्या के निवास पर तांता लग गया और लगातार उनको शुभकामनाएं और बधाई दी जा रही है। मुझे एक ऐसी संवैधानिक जवाबदारी दी है जिसके अंदर पूरे देश के अंदर हमें आदिवासियों के कल्याण, आदिवासियों की स्थिति को सुधारने के लिए जवाबदारी दी है।
जबलपुर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। उमरिया जिले के चांदिया नगर पालिका अंतर्गत गड़ी चौक पर बने दुकानों और घरों को आदेश के बाद जमींदोज कर दिया गया। जबलपुर उच्च न्यायालय ने लगभग 8 लोगों पर बेदखली कर कार्यवाही करने का आदेश दिया। खबरों का रुख करेंगे। खरगोन जिले के सेगांव से सीएम राइज स्कूल के शिक्षक को कलम की जगह पिस्तौल दिखाना भारी पड़ गया। सीएम राइज स्कूल के शिक्षक पराग सांवले पर आरोप है कि अक्सर विद्यालय में शराब के नशे में आते थे। जब इस मामले को लेकर विकास खंड कार्यालय ने नोटिस भेजा तो पराग सांवले ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। शिक्षकों को पिस्तौल दिखाकर धमकाने का प्रयास किया। इस पर सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य ने संज्ञान लेते हुए शिक्षक पराग सांवले को निलंबित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर टीवी 27 न्यूज के संवाददाता रविंद्र परमार ने खरगोन नगर पालिका अध्यक्ष छाया अरुण जोशी से खास बातचीत की। इस दौरान छाया जोशी ने कहा, आज की नारी हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की नारी देश का नाम रोशन कर रही है। आज नारी खुद आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा, इंटरव्यू के दौरान आपको सुनवाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस मौके पर हमारे पास नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी मैम है, जिन्होंने ये सिद्ध करके बताया है कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं, आज इतने बड़े पद पर है और कैसे इस सफलता को पाया उन्होंने, हम पूछेंगे उनसे। मैडम, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, क्या कहना चाहूँगा? मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी भारतवर्ष की नारियों को धन्यवाद दूंगी और उनको मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ दूंगी, क्योंकि आज नारी शक्ति पुरुषों से कम नहीं है, क्योंकि नारी शक्ति पुरुषों के कंधे से कंधे मिला के काम कर रही है। आज जहाँ भी अधिकारियों को देखो तो हर विभाग में अधिकारी महिलाएं बहुत सारी है, जैसे एसडीएम भी है, कलेक्टर भी है, एसपी भी है और अंतर्राष्ट्रीय इसमें भी काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जो बड़े बड़े पद पर बैठी हैं। और पंचायतों में देखो सब में महिलाएं हैं। महिलाएं अपना व्यापार भी कर रही हैं, कोई साड़ी का छोटे छोटे व्यापार कर रही है। आत्मनिर्भर नारी है, नारी शक्ति आज के ज़माने में आत्मनिर्भर नारी है और उनका इतना कद बढ़ गया है कि पुरुषों के बराबर है। छोटे छोटे काम करके अपना जीवन यापन भी करती हैं और अपने घर को भी चलाती है और अपने पतियों को भी, मतलब कभी ऐसा लगता है कि उनको पैसों की ज़रूरत है तो खुद भी करती हैं। क्योंकि अभी मैंने अभी 2-3 दिन हमारे कार्यक्रम हुए, उसमें इसमें पंचायत से जो महिलाएं आई थी, फिर स्व सहायता समूह से महिलाएं आई थी, आज देखो तो आंगनवाड़ी में महिलाएं वो भी आई थी। तो उन्होंने एक ही बात बोली कि हमको आज आत्मनिर्भर बना दिया गया है। और आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी जो हमारे लिए जो कर रहे हैं वो आज तक हमारे पिता ने भी नहीं किया था ये काम से, और हम आज इतना बढ़ गए हैं कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। पुराने समय में महिलाएं चूका चोला संभालती थी और उनको शिक्षा का भी अभाव था, पढ़ाने लिखाने में भी बहुत था, शर्म आया थी और कुछ बहुत सारी चीज़ें उनके साथ परेशानियाँ थी। देखो आज के युग में ये सारी चीज़ें हट गई है, क्या समझती हो? आज की नारी पढ़ी लिखी है। आज वो पहले जब चूल्हा चौका संभालती थी, घूंघट करती थी, बाहर से पानी लाती थी, खाना बनाती थी, ये सब चीज़ आज इतना वो हो गया है कि लड़कियों को पढ़ाने का, शिक्षा के क्षेत्र में हर महिला आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि महिला यदि प्रौढ़शाला भी चलती थी तो प्रौढ़ महिला को हम खुद शिक्षित करते थे और उसके बाद आंगनवाड़ियाँ आई तो उनको ये समझ में आया कि बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। तो आज गरीब वर्ग भी आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है महिलाओं के इसमें कि हम आज कहीं ना कहीं पद पे बैठे। आज आंगनवाड़ियों में देखो तो इतनी एमए महिलाएं कभी मैंने नहीं सुना था। मेरी लाइफ में बोल रही हूँ कि पुराने इसमें आज 10 साल 15 साल पीछे चले जाओ तो वहाँ कभी ऐसा नहीं सुना था कि आंगनवाड़ी में इतनी महिलाएं हैं। आज तो हर वार्ड में 3-3 4-4 आंगनवाड़ियाँ हैं, उसमें कम से कम 2-2 3-3 महिलाओं को एक आंगनवाड़ियों में रोजगार मिला है। तो आज गर्व से कहती नारी कि हम पुरुषों से कम नहीं हैं। तो ये थी हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी, जिन्होंने बताया है कि महिलाएं जो है वो पुरुषों से कम नहीं है। उमरिया में जंगली हाथी के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जंगली हाथी के हमले में एक बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पार्क प्रबंधन मौके पर पहुंचा और घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है पिछले काफी समय से जंगली हाथी ने गांव में दहशत मचाई हुई है, जिसको लेकर कई बार विभाग को सूचित भी कराया गया, लेकिन विभाग की तरफ से इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया।
बालाघाट के कान्हा नेशनल पार्क के मुक्की गेट से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित एक खेत में बाघ का शव मिला। बाघ की मौत का कारण करंट लगना बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर पार्क प्रबंधक और वन विभाग में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है वन प्राणियों के शिकार के लिए शिकारियों ने बिजली के तार लगाए हुए थे, जिसकी चपेट में ये बाघ आ गया और इससे बाघ की मौत हो गई। तो करंट लगने से इस बाघ की मौत हुई है। शिकारियों द्वारा बाघ से बचने के लिए वन प्राणियों के लिए करंट के लिए तार लगाए गए हैं, जिसकी चपेट में अचानक से एक बाघ आया और बाघ बिजली का करंट लगने से उसकी मौत हो गई है। जब ग्रामीणों ने शव को देखा तो तुरंत पार्क प्रबंधक और वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग की टीम मौके पर भी पहुंची, शव को कब्जे में लिया, साथ ही साथ उपचार भी कराया, लेकिन बावजूद इसके बाघ को नहीं बचाया जा सका। फिलहाल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।